सैल्यूट टू ऑल, वेलकम टू ई विद यू। क्या आप पढ़ाएंगे सर, आज क्या रहने वाला है? तो मैं सबसे पहले आपके अंदर से ये चीज, आपके अंदर से जो आश्चर्य है आ रहे हैं या आश्चर्य जो आपके अंदर है उन्हें दूर करते हुए ये बता दूं, आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं या सॉल्व करने वाले हैं एमटीएस का एक प्रीवियस एग्जाम पेपर। यहां हम लोग देखेंगे कि हमें विद इन टाइम कैसे एग्जाम के इस पेपर को सॉल्व करना है। दूसरी चीज, किस बैकग्राउंड लेवल पर जाकर इस चीज को जानना है कि किस लेवल के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। और एसएससी एमटीएस का एग्जाम आपके पास लगा भी हुआ है, नियर है 1 मंथ के अंदर या 1.5 मंथ्स में आपको ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है ई विद यू में, वेलकम टू ई विद यू। स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बहुत ही बढ़िया जो है एक है ना रहती है हमेशा से ही, तो वो समझिएगा इसको। तेरी किस्मत नहीं बदलेगी खेलने से पबजी। आजकल ये जो बच्चे मैंने देखा है स्कूल में लगे हैं, स्कूल में मौका मिल जाता है तो कॉलेजेस में मौका मिल जाता है, इंस्टीट्यूशन में मौका मिल जाए, जहां बैठे आराम से। तेरी किस्मत नहीं बदलेगी खेलने से पबजी, याद रख। और आगे कह रहा है पढ़ ले बेटा वरना बेचनी पड़ेगी एक दिन। समझ में आ गया? अब आप कहो कि सब्जी बेचना एक बुरा काम है, कहीं ना कहीं आप सब्जी बेचने वाले की बेइज्जती कर रहे हैं सर, कहीं ना कहीं आपने एक सब्जी का बेचने वाले को। नहीं भाई, हम सब्जी बेचने वाले के लिए बुरा नहीं कह रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। आप खुद जाइए और सब्जी बेच रहे हैं जो, उनसे पूछिए जाकर के क्या वो अपने बेटे को चाहते हैं कि उनका बेटा सब्जी बेचे? नहीं चाहते ना। वो एक स्ट्रगल लाइफ है, वो चाहते हैं कि मेरा भी बेटा जो है आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआईटी हो, डॉक्टर हो। आप कभी जाके उनके एम्बिशंस को पूछिए तो। समझ रहे हैं? ये सब्जी की जगह हम और भी कुछ चना मटर लिख दो, है ना। मेरे कहने का भावार्थ सिर्फ इतना है, पढ़ लो बेटा, ये पबजी में मत जाओ। पबजी, टेंपल रन, फ्री फायर, ठीक, हाँ, और वो फ्री फायर, टेंपल रन और भी बहुत सारे गेम्स हैं, जीटीए वाइट सिटी, वहां से बाहर निकलो, दुनिया बहुत बड़ी है। क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। एसएससी एमटीएस का पेपर कोशिश करेंगे समझाते हुए चलें, और कोशिश आप भी करिएगा। सबसे पहले तो अपना कनेक्शन यहां से बनाओ और यहां से यहां पे बनाओ, फिर समझ में आएगा। पेपर में 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 25 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखो आपको क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 25 में पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, है ना। वो ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है, बस थोड़ा सा बोलने की कोशिश कर रहा है। और थोड़ा सा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है समझो। देखो ये मतलब आप लोग भी कहेंगे सर ये एकदम से आप क्या बोलने लगते हो, तो हम बताएं, हम आपको चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट रहें, इसलिए कुछ ना कुछ चलता रहता है। वैसे क्वेश्चन पे आ जाओ। इन द, देखो, डेलिकेसी एंड elaborateness of its ornament, it is the more splendid church in Italy। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि वेयर इज द एरर, एरर कहां है, या किस पार्ट में आपको एरर मिल रहा है। तो देखो समझने की कोशिश करो, इसमें से कौन सी चीज में एरर है। तो देखो, आपने हमेशा एक रूल पढ़ा था, और रूल क्या था कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज मोर देन 2 के लिए होता है, 2 से ज्यादा में से, या हम किसी सिटी में, किसी कंट्री में, किसी गांव में किसी चीज की तुलना करने लगते हैं तो सुपरलेटिव लगाते हैं। 2 लोगों के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो कॉम्पिटिटिव डिग्री लगाते हैं। बहुत ध्यान से बेटा देखो, इसमें जो तुलना हो रही है, और अगर कॉम्पिटिटिव होता तो देन भी लेता, THAN। क्या देन दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। तो यहां मोर क्यों दिखाई दे रहा है? यही रॉन्ग है। आप तुलना किसकी कहां कर रहे हैं? इटली के अंदर। अगर आप किसी इटली, किसी देश के अंदर, किसी कंट्री के अंदर किसी चीज की तुलना कर रहे हैं तो आप सबसे अच्छी की बात कर रहे होंगे, और सबसे अच्छे के लिए क्या लगाते हैं? मोस्ट। तो यहां पे प्रॉब्लम थी, मोर का यूज नहीं होना चाहिए, मोस्ट का यूज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द, वही सेम कह रहा है, इसमें देखिए गलती बताइए। तो देखो, द फैशन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ग्लोबल वार्मिंग। इसमें एरर कहां है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एक रूल इसमें दिया गया है, रूल क्या है वो समझो। वन ऑफ का यूज हमेशा याद रखो। इस ऑफ का मतलब समझ लो जुगाड़ के लिए में से होता है। क्या समझ लो कि इस ऑफ का मतलब जुगाड़ के लिए क्या होता है? में से होता है। जुगाड़ नहीं, जुगाड़ मतलब ट्रिक है ये। और इसके बाद जो भी यहां पर
नाउन या जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लूरल, क्योंकि बहुत सारे में से ही एक या बहुत सारों में से ही दो होने का भाव रहता है। और इसके बाद जो वर्ब लगाई जाती है वो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट लगाई जाती है। इफ दिस इज सिंगुलर, आई मीन वन, दैट टाइम वी यूज सिंगुलर वर्ब, एंड इफ इट इज प्लूरल दैट टाइम वी यूज प्लूरल वर्ब। ठीक, बहुत सारों में से एक या बहुत सारों में से दो, दो है तो प्लूरल है, एक है तो फिर सिंगुलर है। अब यहां समझने की कोशिश करो, ये देखो वही रूल आपको यहां मिल गया, देखो, पर यहां देखो ऑफ के बाद द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स लिखा है, जो कि ऑलरेडी यहां पर प्लूरल आपको दिया गया है, और इसके बाद वन, तो कोई और वर्ब लगाने की बात नहीं हो रही, एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो अब यहां पर आप कह सकते हो कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई गलती है ही नहीं। यही प्रॉब्लम आ जाती है, जिस बच्चे ने नो इंप्रूवमेंट लगाना सीख लिया, नो इंप्रूवमेंट या नो एरर जानना सीख लिया, समझ लो उसने ग्रामर को सीख लिया। ठीक है, ग्रामर में नो इंप्रूवमेंट जो लगाएगा या जो नो एरर के ऑप्शन को टिक लगाना जानता है वो ग्रामर को जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ लार्ज चंक ऑफ लेमन क्रॉप ग्रोन इन द कंट्री गोज टू फैक्ट्रीज, और आपके पास एक ऑप्शन दिया, यहां पर फिल करने को दिया गया, अ लार्ज चंक ऑफ लेमन क्रॉप ग्रोन इन द कंट्री गोज टू फैक्ट्रीज, मतलब लेमन्स को फैक्ट्री में भेजा जा रहा है, इससे रिलेटेड कोई वाक्य है। अब डायरेक्टर तो एज अ सब्जेक्ट यूज होता, आ नहीं रहा भाई, गोज क्या है आपकी, वर्ब, और वर्ब को जो डिफाइन करता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। याद रखिए, आपको पढ़ाया गया होगा, जो एडवर्ब होता है वो किसको डिफाइन करता है, वर्ब को डिफाइन करता है, वर्ब को डिफाइन करने वाला एक एडवर्ब होता है। तो भाई यहां पे जाते हैं, कैसे जाते हैं, आप हमेशा कैसे से प्रश्न करें, हाउ, कैसे जाते हैं, तो भाई डायरेक्टली जाते हैं, सीधे तौर पर या डायरेक्ट। तो इस कंडीशन में आपका यहां पर एडवर्ब लगाना है, और एडवर्ब का काम कौन कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है, इसलिए डायरेक्टली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये वर्ब को डिफाइन करना, वर्ब के बाद ही एडवर्ब में, एडवर्ब के बहुत सारे प्लेसेस है, स्टार्टिंग में भी है, बीच में भी है, मिडिल में भी है, लास्ट में भी है, पर यहां पर गोज एक एडवर्ब की डिमांड है, और एडवर्ब का काम कौन कर रहा है, डायरेक्टली। तो हम यहां पे क्या फिल करेंगे, डायरेक्टली। इस तरीके से समझो ये क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर प्रिया नोर रश्मि इज प्लानिंग अ ट्रिक। ध्यान से समझिएगा बेटा, इसका रूल क्या है, पहले रूल में पहुंचो तो ये टॉपिक किस चीज का, ये टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो सकता है, या ये टॉपिक आपका कंजक्शन का हो सकता है, बिकॉज हियर वी आर वॉचिंग या वी आर सीइंग दैट, क्या देख रहे हैं हम, प्लीज लुक एट नाइदर नॉर एंड वर्ब। प्रॉब्लम इन तीन में से कोई एक होने वाली है, समझिए, अगर होगी तो रूल पे आओ। पहले नाइदर के बाद जो सब्जेक्ट वन होता है, इसके बाद नॉर के बाद सब्जेक्ट टू होता है, और इसके बाद जो वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट वर्ब आती है, जो वर्ब के पास सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है। यहां देखो, ना तो प्रिया और ना ही रश्मि ट्रिप के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहां पे बेटा ये जो इज लगाया गया है वो अकॉर्डिंग टू रश्मि लगाया गया है, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, जो कि नियर है, तो फिर रश्मि तो एक ही है, तो इज ही लगना चाहिए। तो बेटा ये सेंटेंस आपका पूर्ण रूप से सही है, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या कह देंगे, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यहां पे भी नो इंप्रूवमेंट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ, इसमें भी कुछ फिल करने को आया है, कंट्रीज मस्ट एक्नॉलेज एंड, बहुत ध्यान से समझिए, आपने हमेशा मोडाल्स को पढ़ा, सब्जेक्ट के बाद में कोई भी मोडाल अगर आता है तो उसके बाद में एक मेन वर्ब चाहिए होती है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप दो मेन वर्ब देने चाह रहे हो तो दो मेन वर्ब भी आ सकती हैं एंड से जुड़ करके, तो वहां कोई इशू नहीं है। देखो सेम स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां पर यूज किया गया है मस्ट का, तो मस्ट का यूज कहां लगाया जाता है, नेसेसिटी के लिए, मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब कोई कार्य 100% होना चाहिए, तो वो कह रहा है कंट्रीज को जो है एक्नॉलेज एंड द रियल रिस्क दैट इट रेजेस, जो वास्तविकता में रियल रिस्क होते हैं, जो उठते
हैं उनके बारे में बताना चाहिए या ज्ञान देना चाहिए। तो भाई हमेशा याद रखो, कंट्री जब किसी चीज को बोलती है या लीडर किसी चीज को बोलते हैं तो वो तो या तो एक्नॉलेज हो जाते हैं, ऑप्शन में स्पीक नहीं लगेगा, परफॉर्म लगने का भाव नहीं बनता, परफॉर्म तो कोई प्रदर्शन करने के सेंस में आएगा, डिसरिगार्ड का मतलब होता है बेइज्जत करना, सम्मान ना करना, और यहां पर स्पीक का मतलब होता है बोलना, बोलने का सेंस नहीं, कोई एक व्यक्ति बोल रहा हो तो ठीक था। एड्रेस लगाया जाता है बेटा। एड्रेस क्यों लगाया जाता है? जब भी कोई कंट्री या लीडर अपनी बात को कहता है तो उसे एड्रेस मतलब संबोधित करना कहते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पे एड्रेस आएगा, और एड्रेस क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। और इस सेंटेंस में मस्ट के लिए कितनी वर्ब लग रही हैं? 2 वर्ब, एक मेन वर्ब ये वाली और एक मेन वर्ब जो आप लगाएंगे। क्लियर बेटा लोग, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज, हम सभी लोग जानते हैं। ग्रेन्स मैंने अनाज, और अनाज को रखने की जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं? भंडार गृह कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या लिखा हुआ है? ग्रेनरी कहते हैं। ग्रेनरी मतलब जहां पे हम भंडार को संजो के रखें। क्या करके रखें? संजो के। जैसे भंडार गृह क्या होता है थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में खाना बनता है, उस खाने का जितना भी चीज है जैसे गेहूं चावल वगैरह, वो कहां स्टोर किए जाएंगे? भंडार गृह में स्टोर किए जाएंगे। उसे क्या कहेंगे? ग्रेनरी कहेंगे। चलो क्लियर हुआ। अब जैसे मान लीजिए स्कूल या कोई भी जगह में, मतलब जहां पे आप खाने पीने के सामान रखते हो, स्टोर करके रखते हो। अब बात आता है यहां पे मीनिंग लिखी हुई है एपियरी। एपियरी का मतलब क्या होता है? इन सबको समझिएगा थोड़ा। एपियरी का मतलब अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट होता है। एक ऐसा स्थान जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाए। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, गलत हो गया। एवियरी का मतलब क्या होता है? थोड़ा समझिएगा। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट होता है। क्या होता है? बर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहां पक्षियों को, मतलब पक्षीशाला कहते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक। ट्रेजरी क्या होता है? ट्रेजरी भी कुछ इकट्ठा करना ही होता है, बहुत ध्यान से समझिए। ट्रेजरी का मतलब होता है फंड। जो फंड स्टोर किया जाता है, फंड जो स्टोर करते हैं या रेवेन्यू जो स्टोर करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी सोशल प्लेस का या किसी सोसाइटी का जो रेवेन्यू या फंड होता है उसको स्टोर करना जो होता है उसे ट्रेजरी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो हमारा ऑप्शन कौन सा क्लियर हो रहा? ग्रेनरी। ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट देखो, 6 के बाद हमारा क्वेश्चन आ गया 7। ठीक है, 7 देखिए। डिमोट लिखा हुआ है। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है, बताइए क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची, एंटोनिम का मतलब विलोम। देखो डिमोट लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें बताना है इसका एंटोनिम क्या है। तो सैक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक। डिसरिगार्ड का मतलब तोड़ना तो नहीं, इसका मतलब समझ में आ गया, तोड़ना होता है ना, ब्रेक। ठीक है, ठीक। डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है? रिगार्ड का मतलब क्या होता है? किसी को इज्जत देना। कहते हैं ना, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स, मेरे रिगार्ड्स को वहां पे पहुंचाने का काम करिए। ठीक है, तो रिगार्ड होता है। अब वैसे ही, ठीक है, डिसरिगार्ड का मतलब जब ना करना इज्जत। ठीक। अब वैसे ही आता है तुम्हारे पास इलेवेट। तो इलेवेट का मतलब होता है प्रमोट करना। क्या होता है? आगे बढ़ाना। और डिमोट का मतलब होता है आगे ना बढ़ाना। डिमोट का मतलब किसी को आगे ना बढ़ाया जाए, पीछे कर दिया जाए। जब किसी को पीछे कर दिया जाए तो हम इसको क्या करेंगे? आगे करेंगे। और जब हम किसी को आगे करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इलेवेट करेंगे। इलेवेट इज इक्वल टू, प्रमोट भी कह सकते हैं इसको, प्रमोट। देखिएगा, प्रमोट अगर ये होता तो ये भी सही हो जाता। तो यहां पर ऑप्शन इलेवेट सही होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर SACK का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बर्बाद कर देना या नष्ट कर देना। बहुत ध्यान से समझिए। SACK मींस रियून कह सकते हो, डिस्ट्रॉय कह सकते हो। तो ये इसका सिनोनिम एंटोनिम नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका सेक क्या हो गया? ये भी रॉन्ग हो रहा है। कौन सा सही हो रहा है? एलिवेट, प्रमोट करना। ठीक। डिमोट पीछे करना, प्रमोट आगे करना। क्लियर हो रहा है? बहुत ध्यान से क्लियर करिए। नेक्स्ट है एस्ट्यूट। इसका बताना एंटोनिम नहीं, सिनोनिम। इसे भी समझिए। एस्ट्यूट का सिनोनिम, तो पहले एस्ट्यूट का मतलब जानो। क्लेवर, कनिंग, चतुर, चालाक टाइप। ठीक। इसे एक्यूट भी कह सकते हैं, चतुर या चालाक टाइप।
तो यहाँ पे समझो डल, डल मैंने तो वो होता है जो बिल्कुल कुछ ना जानता हो, नहीं गांव में एकदम कहता है बहुत डल है, पढ़ाई बिल्कुल डल है, डल में बिल्कुल है ना लेजी टाइप। इम्पोलाइट, जो पोलाइट ना हो उसे इम्पोलाइट कहते हैं। क्रूड भी नहीं, तो यहाँ पे आपका तुम्हारा आंसर बन रहा है ये वाला श्रूड। इसका मतलब भी होता है चतुर, ठीक, या फिर चतुर कह लो, एक्विट भी कह सकते हैं, CUTE करके एक्विट भी बन जाता है इसका। अगर ऑप्शन में एक्यूट होता तो भी क्लियर हो जाता। आगे बढ़ो। इफ योर किड्स स्लीप वेल दे आर लाइकली टू बिहेव बेटर। इसमें भी हमें एरर बताना है। अगर आपके बच्चे, किड्स मैंने बच्चे, इफ अगर योर किड्स मतलब बच्चे, स्लीप मैंने सोते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब कि प्लूरल है, तो वर्ब जो होती है उसमें एस और ईएस नहीं लगता, ठीक है। वेल अच्छे से सोते हैं, एडवर्ब आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दे आर लाइकली टू बिहेव बेटर, वो अच्छे से बिहेव करना पसंद करेंगे। लाइकली, आर के बाद लाइकली कोई, इसमें नो एरर कर दीजिए अगर ऑप्शन में नो एरर, ठीक है। ठीक, आगे देखो। द मैन वॉज इनफ टू थैंक हर फॉर ऑल द हार्ड वर्क। एक अब यहां पे एक रूल है एडजेक्टिव और एडवर्ब का, उसे समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि हमें रूल को भी क्लियर करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा उसको। रूल क्या है ये तो क्लियर हुआ, रूल को समझिए। ENOUGH, इनफ। इनफ का मतलब होता है एम्पल। अगर इनफ का सिनोनिम पूछ दिया जाए तो आप क्या बताएंगे? एम्पल, या फिर क्या बताएंगे? सफिशिएंट। इसे सफिशिएंट भी कह दिया जाता है, पर्याप्त, ठीक है। एम्पल, सफिशिएंट, एक और भी होता है प्रचुर मात्रा में कहते हैं उसको, माइंड में आ रहा है अभी जस्ट आ जाएगा। इनफ, एम्पल, सफिशिएंट, ठीक है। अभी आता तो हम क्लियर कर देंगे उस चीज को। बाकी देखो, द मैन वॉज इनफ। अब इनफ है क्या? एडवर्ब है। अच्छा, एडवर्ब है तो ये जो एडवर्ब होते हैं वो कहां आते हैं? एडजेक्टिव के पहले। कहां आते हैं? एडजेक्टिव के पहले। बहुत सही बात है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आते हैं। पर इनफ एक ऐसा, एक ये समझ लीजिए आप, एक्सेप्शन है। इनफ के हमेशा बाद में, हमेशा याद रखना, इनफ अपने पहले एडजेक्टिव लेता है एडवर्ब, पर हमेशा एडजेक्टिव कहां लेता है? अपने पहले। यहां रूल बदल जाता है, यहां पे थोड़ा सा अपवाद है, इस चीज को याद करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आएगा? एडजेक्टिव। अब समझो एडजेक्टिव कैसे आए, कौन सा आएगा? एक व्यक्ति ने किसी को थैंक करने के लिए, किसी के हार्डवर्क के लिए क्या किया? थैंक किया। तो समझना इसको, इस चीज को, थैंक हर फॉर ऑल हिज हार्ड वर्क। तो क्या बताओ, क्या वो उसके हॉरिड, मतलब हॉरिड का मतलब तो होता है डरावना या भयभीत कर देना। हॉरिड स्केरी के बराबर होता है, स्केरी डरावना या भयभीत कर देना। तो ये क्या या स्केरी, ऐसे और भी कह सकते हो, अफ्रेड कह सकते हो। अफ्रेड मैंने भी डरावना या भयभीत कर देना होता है। तो यहाँ पे हॉरिड नहीं आ रहा, हॉरिड नहीं आएगा। कोई व्यक्ति किसी को अगर मान लो थैंक कर रहा है, थैंक कर किसी को, और उसने बहुत मेहनत की उसके लिए, तो वो उसके लिए अनुकंपामयी होगा ना। आप खुद सोचिए, मान लीजिए मेरा कोई व्यक्ति है जो मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो मैं उसके लिए क्या हूं? अनुकंपा। अनुकंपा मींस बहुत मेरे लिए, मतलब मेरा बहुत एहसान है उस व्यक्ति का मेरे लिए कि वो मेरा ऐसा काम कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है। तो यहां पर क्या आना चाहिए? ग्रेशियस आना चाहिए, ठीक है। अट्रैक्टिव बनता नहीं, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षित, तो अट्रैक्टिव बनता नहीं है। और यहां पे रिपेलेंट लिखा है, ये होता है डिस्गस्ट। हाँ, डिस्गस्ट, घिनौना, इसमें भी नहीं बनता। मान लीजिए आपके लिए कोई काम करेगा तो आप उसके लिए ग्रेशियस होंगे, ठीक है। यहां ग्रेशियस लिख लीजिए, ग्रेशियस सही है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। फोर्थ राइट लिखा हुआ है, स्पष्टवादी होता है इसका मतलब। फोर्थ राइट का मतलब स्पष्टवादी। स्पष्टवादी कौन होता है ये भी समझिए। स्पष्टवादी, स्पष्टवादी का मतलब जो अपनी बात को बिल्कुल क्लियर कहता हो, क्लियर कट में अपनी बात को लेकर के स्पष्ट हो, क्लियर हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं फोर्थ राइट। अब यहां पर देखिए, मोटिवेटेड कह रहे हो, मैं प्रेरित होता है। प्रेरित, प्रेरित और स्पष्टवादी में बहुत बड़ा अंतर है। स्पष्टवादी अपनी बात को कह रहा है जो कि स्पष्टता के साथ कहता है, वहां प्रेरणा नहीं होती। प्रेरणा अलग चीज है। क्यों? प्रेरणा तो इंसान को आगे बढ़ाने के लिए उसे दी जा सकती है। प्रेरणा का मतलब होता है उसमें जोश भर देने का काम करना, स्पष्टता से मिलती जुलती नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं होगा आंसर। और हमें क्या बताना है? एंटोनिम।
तो समझिएगा, हमें मतलब इसका स्पष्टवादी का एंटोनिम। आउट स्पोकन का मतलब भी होता है जो अपनी हर बात को वहां सामने रख देता हो। क्लियर? आगे कह रहा है डेवियस। डेवियस बना है दुबियस से। दुबियस का मतलब होता है संदेह से भरा हुआ। ठीक है, क्या होता है ड्यूबियस का मतलब संदेह से भरा हुआ। तो ये स्पष्टवादी है, ये अपनी बात को, डेवियस उसी से बना हुआ है, तो यहां पर ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसका मतलब डेवियस का होता है संदेह से भरा हुआ, या जो अपनी बात को स्पष्ट ना करे, कहीं ना कहीं उसको सरकमलोक्युएट करता रहे। सरकमलोक्यूशन का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करने वाला, तो सरकमलोक्यूशन भी कह सकते थे। तो यहां पर आपका ऑप्शन लेकर ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास डेवियस है, तो ऑप्शन हो जाएगा डेवियस। आगे देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई यस्टरडे, इसमें बताना है सिलेक्ट द करेंटली स्पेल्ड वर्ड। करेंटली यहां करेक्टली होना चाहिए वैसे जो है, पर चलो है। अब देखो करेक्ट कौन है, तो यस्टरडे की स्पेलिंग तो हर कोई जानता है। बताओ, ये क्वेश्चन आपके एमटीएस में आया था। ऐसा नहीं है, कभी कभी बढ़िया भी आ जाता है, कभी कभी बुरा भी आ जाता है। ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं, पर YESTERD ये तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये दोनों सही हो रहे हैं। सेम है ना? हाँ सेम ही है। ठीक, आगे देखो, कैजुअल इन द एयर, ये भी बहुत अच्छा। अनरियलिस्टिक, इसका मतलब क्या होता है कैजुअल इन द एयर? और हम बता दें, जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं या जो बच्चे क्लास में आते हैं उनको शीट दी जाती है, या हमने अभी शीट दी होंगी, उस शीट में ये सारी वोकैब फंस रही है। शीट्स में ये सारी वोकैब थी। आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने जो वोकैब दी वो नहीं फंसी। टोटली वोकैब फंसती है, बस वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नहीं काम होगा। हाँ 10% हो सकता है बाहर से दे दे, पर एसएससी में नहीं। वो भी बड़े अपर लेवल एग्जाम्स जो होते हैं उसमें द हिंदू से आता है या नए वर्ड्स आते हैं, पर आपका एसएससी, एमटीएस, एयरफोर्स, सीडीएस हो गया या एनडीए, सीडीएस में तो फिर भी नए वर्ड्स रहते हैं, लेकिन एयरफोर्स, नेवी, इनमें नहीं रहता इतना। वही चीजें मोस्टली कहीं ना कहीं आती रहती हैं। तो हम अगर वोकैब को एक बार अच्छे से याद कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वही वोकैब हमें बार बार मिलेगी। तो बस एक बार की मेहनत है और हमेशा के लिए आपको लाभ मिलेगा। यहां पे कह रहा है कैजुअल इन द ईयर, मतलब अनरियलिस्टिक प्लान होता है जो जिसका सही होने का ना लगे, मतलब ऐसे विचार जो कभी सही नहीं हो सकते या उनके सही होने का लगता ही ना हो। मतलब हम ऐसे विचार बना लें कि एक, मतलब समझने की कोशिश करना। अनरियलिस्टिक का मतलब क्या है? जो वास्तविकता में नहीं है। तो वो चीज जो वास्तविकता में होना ना लगती हो या किसी चीज के होने की संभावना ना हो, उस चीज को कहेंगे हम लोग कैजुअल इन द एयर। अनरियलिस्टिक प्लान। वेरी एक्सपेंसिव नहीं होता, बहुत महंगा नहीं कहते। पॉल्यूटेड एयर भी नहीं कहते। एक्वायर समथिंग ऑनेस्टली, किसी चीज को ईमानदारी से पाना, ये भी नहीं कहते। ठीक है, ऐसे प्लान जो अनरियल, जिसके सही होने का या वास्तविक होने का क्लियर ना हो। ठीक, आगे देखो, द लास्ट स्ट्रॉ। समस्या, पहली समस्या कह लो या आखिरी समस्या कह लो, मतलब कोई भी नई समस्या, ऐसे कहते हैं नई समस्या, एक नई समस्या पैदा हो जाए आपके काम को करने में। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, द लास्ट स्ट्रॉ एक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ईडियम है ये, द लास्ट स्ट्रॉ, आखिरी स्ट्रॉ। तो यहां पे समझिएगा, स्ट्रॉ मैंने भूसा भी होता है। ठीक है, अब यहां पे वो कह रहा है, लेकिन इसके अर्थ पे मत जाइएगा, इसका अपना ही अर्थ होता है, लर्न करना पड़ता है। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है कि आप कह सकते हो नई समस्या पैदा हो जाए, कोई नई समस्या, न्यू प्रॉब्लम, नई समस्या। तो अब यहां पे ऑप्शन देखो, द लास्ट रे ऑफ होप। होप मैंने होता आशा की नई किरण, आखिरी किरण, नहीं भाई ऐसा नहीं है। द लास्ट फाइनेंशियल, फाइनेंशियल की तो बात ही नहीं हो रही। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट ओवर सीरीज अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद एक ही बचे, अभी देख लेते हैं इसको भी, ऐसा हो सकता है, ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं। द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज दैट मेक्स द सिचुएशन इंटॉलरेबल। इनटॉलरेबल, हाँ इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर हम और डीप जाएं तो ये कह रहा है द फाइनल प्रॉब्लम, फाइनल मतलब आखिरी समस्या, इन अ सीरीज किसी चीज में, दैट मेक द सिचुएशन, मतलब उसको इंटॉलरेबल कर दे। तो आपका कहीं ना कहीं आंसर ये लग रहा है, ये भी गलत हो रहा है, क्योंकि ये इसलिए गलत हो रहा है, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की बात कर दी गई इसमें। तो इसका मतलब होता है लास्ट स्ट्रॉ का एक नई समस्या का पैदा हो जाना किसी चीज में। ठीक है, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस क्या हैं? 15 नंबर, अ ग्रुप ऑफ फिश को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ फिश हो गया। इसके अलावा अच्छा, इसमें हम कुछ और भी आपसे पूछ रहे हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं? गैलेक्सी। ग्रुप आंट के ग्रुप को कहते हैं आर्मी।
ये पता होना चाहिए हमको। ट्रूप किसको कहते हैं? सेना के दस्ते को, सेना का जो होता है बटालियन टाइप। अब यहां पे समझो, आपके पास ऑप्शन वही मिल गए। बंच, बंच का प्रयोग किया जाता है किसी गुच्छे के लिए, ठीक है, गुच्छा, चाबी का, अंगूर का, तो बंच लगाओ, बंच नहीं आएगा। ट्रूप सेना का होता है, नहीं आएगा। लिटर क्या होता है? लिटर एक मां के जन्मे, एक मां से जन्म लिए हुए कई बच्चों का समूह। जैसे मान लीजिए शेर की, शेरनी जो है, या शेर या शेरनी के जो बच्चे हैं उनका जो समूह है उसे कहा जाता है। शेर शेरनी के समूह बच्चे, या कहते हैं किसी भी मां के जो बच्चे होते हैं उनका जो समूह होता है। हम शेर शेरनी तो नहीं कहेंगे, शेर तो कहीं ना कहीं मेल है। हम कहेंगे आपसे कि किसी भी मां के जो बच्चे होते हैं उनका जो समूह होता है उसे लिटर कहते हैं। तो लिटर नहीं बनेगा, ग्रुप ऑफ फिश की बात हो रही है, स्कूल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। हम 3 को गलत करना भी सिखा रहे हैं, आप उसको गलत करना भी सीखिए, और ये तभी हो पाएगा जब आप में उस चीज की नॉलेज होगी। नहीं होगी तो आप गलत ही नहीं कर पाएंगे। द एबिलिटी टू रिलैक्स एंड रेजुविनेट, एक मीनिंग आई है, प्रोमोट्स वेलनेस। अब यहां पे जो कहा गया है वो क्या कहा गया है कि एंटोनिम बताना है इस शब्द का। अंडरलाइन, पर अंडरलाइन नहीं है, इसको इटैलिसाइज कर दिया गया है। इसका आपको क्या बताना है? एंटोनिम। तो समझने की कोशिश कीजिए इसका मतलब क्या होता है। रेजुविनेट लिखा है, थोड़ा सोचो और कोशिश करो इसका कि रेजुविनेट का मतलब क्या हो सकता है। सोचो। पुनः जीवित करना, किसी चीज को पुनः क्या कर देना? जीवित कर देना। और पूछा क्या गया है इसका? एंटोनिम पूछा गया है, समझिएगा, ठीक है। और इसमें ऑप्शन आपके रिप्लेनिश बन रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है, इसको सिनोनिम कर लीजिए। ठीक, सिनोनिम्स पूछा गया है इसमें, ठीक है। सप्रेस, अपडेट, रिप्लेनिश ये भी नहीं है। पुनः जीवित करना मतलब रिवाइव करना, ठीक। इस क्वेश्चन में मिस्टेक ऑलरेडी ऊपर थी, ठीक है। यहां पे ये सिनोनिम पूछा गया है, और सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवित करना। तो ये ऑप्शन आपका क्लियर होगा, ठीक। ये एक्चुअली क्या होता है कि जो पीपीटी बनती है उसमें हो जाता है मिस्टेक्स, है ना, पर आपको क्लियर कर दे रहे हैं। अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल कार्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पाउंड वाटर। पाउंड जानते हो ना, तालाब वाले, ठीक है, तालाब कहते हैं। अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल कार्ड ऑर्गेनिज्म, इसमें कोई गलती नहीं है। यहां पर ये थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हो रही है, ठीक है। फाउंड जो कि पाया जाता है इसमें, तो इसमें नो एरर। कहां, एक सेकेंड, अब आप कहोगे इसमें एरर कहां तुम्हें लग रही है? अमीबा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये इज उसके लिए वर्ब है, यहां तक आपका कोई एरर है नहीं। माइक्रोस्कोपिक सिंगल कार्ड ऑर्गेनिज्म में फाउंड जो कि पाया जाता, पास में डेफिनेट टेंस है, किसमें पाया जाता? अदर वर्ड लगा दिया गया, तो कोई ऐसा इश्यू दिखाई नहीं दे रहा वहां पे इसके अकॉर्डिंग, तो यहां पे नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखो, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन, हैव बीन, और पार्ट ऑफ द, पार्ट्स ऑफ द होना चाहिए, तभी हैव बीन लगेगा, अगर पार्ट होगा तो फिर हैज बीन लगेगा। इसमें गलती बतानी है। द स्टूडेंट्स वाज गिवन द टास्क ऑफ पेनिंग डाउन शॉर्ट राइट अप, इसमें एरर बताना है। देखो कुछ बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स रहती है कि सर मुझे इस वोकैब का या सेंटेंस का हिंदी नहीं आ रहा है, तो मैं एरर नहीं बता पाऊंगी। निकाल दो अपने ब्रेन से ये चीज। अगर हिंदी नहीं आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन का और ग्रामेटिकल रूल्स का अगर नॉलेज है तो भी आप बाकायदा पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। हिंदी कुछ जगह पे आपको बस उसका सेंस क्लियर होना चाहिए, बात समझ रहे हैं, और हिंदी नहीं तो उसका मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट मुंह पे नहीं आ रहा, दैट इज नॉट इशू, ठीक है ना। हाँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर हाँ कोशिश ये करिए कि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़िए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में हिंदी कहीं नहीं आने वाली है, ठीक है। हिंदी समझाने के लिए अच्छी लगती है क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको सब कुछ इंग्लिश में ही मिलेगा, और जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे तो डबल वोकैब क्लियर होगी, डबल रूल्स क्लियर होंगे। जैसे कि अभी मैंने पार्ट में एरर बताना शुरू किया, तो मैंने आपको यही अभी थोड़ी देर पहले इसमें पार्ट में कहीं एरर बता दिया था कि इसमें ये देखो पार्ट्स में, तो ये तब बता पाए थे जब नॉलेज, जब हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हिंदी नहीं ग्रामेटिकल रूल पे जा रहे हैं,
ग्रामेटिकल रूल से ही काम होगा, हिंदी से काम नहीं होगा, क्योंकि हिंदी से तो आपके कई सेंटेंस गलत बनते हैं जो आप हिंदी निकाल के करते हैं। तो यहां पे थोड़ा समझो इसमें गलती कहां है। ऑप्शन पे आओ, गिवन द टास्क द स्टूडेंट्स वर, थोड़ा एक चीज बताओ, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, स्टूडेंट एक होता तो वॉज लगा देते, स्टूडेंट कितने हैं, बहुत सारे, तो स्टूडेंट्स के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, सिंपल है, सिंपल है बेटा, स्टूडेंट के साथ वाज नहीं वर लगेगा। एरर किसमें है, 2 में, सेकेंड पार्ट में, या मतलब सेकेंड नहीं होगा, वहां पे तो फर्स्ट है, यहां पे सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो 19 क्वेश्चन, टाइडी का मतलब क्या होता है, TIDY। अभी हम तुम्हें एक ईडियम बताते हैं, एन एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है सुव्यवस्थित ढंग से। क्या होता है, सुव्यवस्थित ढंग से, यही इसका मतलब होता है, यही इसका मतलब होता है। अगर ये ईडियम आता और पूछ देता तो आपका ये टिक लगता, लेकिन अब यहां पे उसने क्या पूछ दिया, सिनोनिम, तो आपके पास ये ऑप्शन में नहीं है, आपके पास ऑप्शन में क्या है, ये देख लीजिए। मडी का मतलब होता है कीचड़, कीचड़, ठीक, कीचड़ से भरा, कीचड़ युक्त नहीं होगा। अब बात आती है तो क्या होगा, सुव्यवस्थित ढंग से। हम लोग कभी कभी नहीं कहते हैं, उसको ऑर्डरली लगा लेना, उस चीज को, ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए क्रम, ऑर्डर का मतलब क्रम, सुव्यवस्थित ढंग, ढंग कहीं ना कहीं ऑर्डरली ही इसका आंसर होगा, ठीक, क्लियर। अगर ये ऑप्शन में अगर नहीं होता, ये होता, इसका ऑप्शन ये होता तो टाइडी करते। नेक्स्ट देखो, वी हैव, इस सेंटेंस में सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ये दिया गया है, मतलब ये सेंटेंस में कहीं कहीं कुछ कुछ गलती है जिसको हमें क्या करना है, ठीक करके लिखना है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, WEV में वी सही लिखा है, HAVE में हैव सही लिखा है, NO में, क्या ये स्पेलिंग सही है रैली की, रिलाय होता है, पहली बात तो स्पेलिंग गलत है। आगे देखो, ऑन मीनिंगफुल, यहां पे भी गलती, कंटेंट नहीं होता भाई, कंटेंट होता है ना, ये कंटेंट। अगर भाई साहब आप कहां से हैं, देख लो, सुन लो मेरी बात, अगर आप उधर से हैं, ममता बनर्जी जी की जगह से, है ना, हाँ, पश्चिम बंगाल से, तो कंटेंट बड़ा बढ़िया लगता है, वहां तो रसगुल्ले को भी रसगुल्ला बोला जाता है, इससे काम नहीं होगा, वहां के बड़ा मतलब फंस जाओगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कंटेंट होता है तो यहाँ पे कंटेंट होना चाहिए या रिलाय होना चाहिए, ये देख लो बेटा, बिल्कुल सही मिल गया है, मीनिंगफुल, फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। मीनिंग में फिर इन लगा दिया इन्होंने, ये गलत हो गया यहाँ की वजह से। वी हैव रिलाई ऑन मीनिंगफुल कंटेंट नाउ, ये भी सही है, मीनिंग नहीं, यहाँ पे देखो ये गलती दे दी, मीनिंगफुल की स्पेलिंग में गलती नहीं, मीनिंगफुल ये भी सही है कहीं ना कहीं। एक सेकंड देखते हैं, वी हैव टू उसमें है, वी हैव नो रिलाई ऑन, तो वी हैव टू रिलाई, वी हैव टू रिलाई, वी हैव रिलाई ऑन मीनिंगफुल कंटेंट नाउ। ऑप्शन पे आ जाओ बेटा, देखो कंटेंट को किसने सुधारा, ये कंटेंट गलत, ये कंटेंट सही, ये कंटेंट सही, ये कंटेंट सही, बाकी यहाँ पे ये गलत, इसके बाद ये सही, ये सही, ये सही। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 1 और 2, यहाँ पे ये गलती है, थर्ड नंबर सही हो रहा है ऑन मीनिंगफुल, पर यहाँ इनफुल हो रहा है। थोड़ा ऑप्शन पे आओ, देखो वी हैव टू रिलाई, अब यहाँ पहली बात देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो रहा है, नो रिलाई नहीं होना चाहिए, 2, तो सब में 2 करो, यहाँ पे 2 सब में ऑलरेडी है, ठीक है। इसमें ऑप्शन कंफ्यूजेबल आ रहे हैं, शायद ये गलत ऑप्शन हो सकते हैं सारे के सारे, पर देखो ये सही कैसे होगा मैं आपको बता दूं। यहाँ पे वी हैव टू रिलाई, ठीक है, ऑन मीनिंगफुल सही है, कंटेंट नाउ, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले तो हमें इसको सुधारना है, फिर हमें 2 को सही करना है, कंटेंट को सही, 3 चीजें सही हैं, बाकी सबको सही है, आपका 4th नंबर ही आंसर होगा, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा सा गलती है, ठीक। आगे आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिलेक्ट द ऑप्शन, तो हो ही गया, ये आपका है क्लोज टेस्ट।
और याद रखिए एमटीएस में पैसेज या क्लोज टेस्ट में से कोई एक चीज आपको मिल सकती है, या बोथ भी, डिपेंड करता है पेपर पे, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का इंग्लिश को रखना चाहता है। When it's your idea, बहुत ध्यान से समझिए, you want to 21 नंबर फिल करना, 22 फिल करना है, 23 फिल करना है, 24 फिल, 25 अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। अब देखो भाई पढ़ना शुरू करते हैं। When it's your idea, you want to about it all time, you want to customize about it, you want to express about it, you want to talk about it, you want to meet about it। आइडिया की बात हो रही है, विचारों की बात हो रही है। जब तुम्हारे विचार होते हैं तो तुम्हें उसके बारे में एक्सप्रेस करना चाहिए, या कस्टमाइज तो बनता नहीं है, कस्टमाइज तो एक तरीके से व्यवसाय से रिलेटेड बनेगा। एक्सप्रेस वर्णित करना चाहिए, ये हो सकता है। टॉक करना चाहिए, ये भी हो सकता है। मीट मिलना चाहिए, मिलता कौन है भाई, आइडिया आते तो मिलने लगते हो क्या, ये तो दोनों क्रॉस कर लो। एक्सप्रेस और टॉक पे बात फंस गई। तो याद रखिए जब भी आपकी बात विचारों की हो जाती है, जब भी आपके आइडियाज होती है तो उनके ऊपर बात करना चाहिए, इसलिए एक्सप्रेस नहीं टॉक सही रहेगा। यहां पे क्या भरेंगे, TALK, टॉक। नेक्स्ट है देन अ फ्यू ओकेजन्स नाउ, फिर कहां पे आई हैव हैड, हैव के साथ हैड आया, बिल्कुल सही। यहां पर एक हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है और आप इसके साथ में हैड आ रहा है। हैड बेटा एक दूसरे वाले हैव की थर्ड फॉर्म है, और यहां पे हैव का मतलब लेना या पाना या पास होने के सेंस में होता है। पास होना मतलब पास में। आगे कह रहा है ऑन मोर देन अ फ्यू ओकेजन नाउ, आई नाउ देयर शुड नॉट बी एनी शेम इन योर वर्क। ऑप्शन देखिए, इन लीनिंग योर वर्क, इन डिमोटिंग योर वर्क, इन आस्किंग योर वर्क, प्रमोटिंग योर वर्क। तो देखो बेटा, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, लिखा हुआ है शर्मिंदगी के लिए, यहां पे शेम लगा है। कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे कार्य को कम करने में, किसी के काम को कम करने में शर्मिंदगी नहीं होगी, तो शर्मिंदगी होगी ना। किसी के काम को बढ़ाने में मुझे शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, तो यहां बढ़ाने की बात हो रही है। बढ़ाने के लिए प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, 4th नंबर सही है, प्रमोट, ठीक। और यहां लिखा डिमोट, माइनस करना नहीं है, प्रमोट करने की बात हो रही है। आगे देखो, बट इट्स सच अ टास्क टू ड्रॉ द लाइन इन माई केस सिंस माई वर्क इज ऑल थिंग्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया। मेरा कार्य, वो कह रहा है, सोशल मीडिया से संबंधित है। दिस प्रॉब्लम, ये जो समस्या है, गेट्स पाई जाती है इवन 23 में भरना है, कॉन्वोल्यूटेड लिखा हुआ है। अब समझो 23, लीस्ट, लेस, मोर या मोस्ट, यहां पे आ जाइए, 23 पे आइए। रिलेटेड टू सोशल मीडिया दिस प्रॉब्लम गेट्स इवन मोर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। मोस्ट तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि मोस्ट तब लगाते जब हम तुलना सब में कर देते। मोर माने आगे बढ़ाना होता है। और एक चीज, मोर तब लगता है, यहां थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो उस थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल के पहले आप मोर का ही यूज मोस्टली करते भी हैं, तो मोर आ गया। नेक्स्ट देखो, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई हेट लिखा है, मैं घृणा करता हूं, दैट की आई 24 नंबर पे फिर से बढ़ना है। ऑप्शन पे आओ, ऑप्शन में ओकेजनली, कॉन्स्टेंटली, रेयरली मैंने मुश्किल से, नेवर मैंने कभी नहीं। अब समझना है यहाँ पे, आई हेट मैं घृणा करता हूं कि आई हैव टू वरी अबाउट, मुझे इसके बारे में चिंता होती है, वरी। अब यहाँ पे एक शब्द आया है वरी, इसका सिनोनिम भी जान लीजिए, एंग्विश होता है। एंग्विश का मतलब भी होता है चिंता। इरिटेशन भी कह देते हैं हम लोग, इरिटेशन बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं चिंता, ठीक है, वरी, एंग्विश। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई हेट दैट, फिर आई 24 पे हम लोग ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, नहीं 20 फिल करना है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई हेट दैट आई ओकेजनली हैव टू वरी। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार मुझे इस पे चिंता करनी चाहिए, सेंस नहीं बन रहा। मुश्किल से ही चिंता करनी चाहिए, व्हेन इट्स ओके नहीं बन रहा। कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, जब ये सही रहता है तब ये भी नहीं बन रहा। लगातार चिंता करनी चाहिए, कॉन्स्टेंटली का सेंस है, रॉन्ग। मुझे लगातार इस चीज पर चिंता होती है, अबाउट व्हेन इट्स ओके टू प्रमोट, जब मैं इस चीज को प्रमोट करने के बारे में ओके करता हूं, आगे बढ़ाता हूं। एंड व्हेन इट्स, और जब नहीं बढ़ाता हूं, जब आगे बढ़ाता हूं, नॉन तो आएगा नहीं, नथिंग का सेंस नहीं, नो कभी इस तरीके से आता नहीं, इट्स के बाद एडवर्ब आएगा, एडवर्ब का काम नॉट करता है ग्रामेटिकली, तो फिर नॉट सही हो जाएगा। क्लियर हुआ?
तो हम लोगों ने फिनिश किया है एसएससी एमटीएस का एक प्रीवियस ईयर पेपर, और ये प्रीवियस ईयर पेपर से आपने कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये डाला होगा कि किस प्रकार से हमें, है ना, किस प्रकार से हमें एग्जाम को देना है। आज टाइम हो सकता है मैंने बहुत ले लिया हो समझाने के लिए, क्योंकि समझाया और मैंने ऑप्शंस को भी क्लियर कराया, एक नहीं, आंसर बताना होता तो झट झट ऐसे लग जाता, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। हमें पेपर को समझना भी है, समझना है, तो समझने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से रॉन्ग किया जाता है और किस तरीके से हम ऑप्शंस को रॉन्ग करके एक सही ऑप्शंस को निकाल सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एक शायरी आपके सामने है, हथेली पर रखकर नसीब। इसी के साथ अंत करेंगे इस आज के सेशन का या आज के इस टॉपिक का। हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर लोग या हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। जरा सीख उस समंदर से, जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो कोशिश, भागिए मत, आगे बढ़िए, डरिए मत। पेपर है, एग्जाम है, तो डरने की जरूरत नहीं है, पेपर करीब आ रहा है, बल्कि अब हमें अपनी पढ़ाई को और बढ़ाना है, बल्कि अब हमें अपने स्ट्रगल को और बढ़ाना है। अभी डे में पढ़ते थे, हमें नाइट में भी पढ़ना है। जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है, प्रेरणा को बढ़ाइए, मोटिवेशन बढ़ाइए, और इस बार हर हालत में सफल होकर दिखाइए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, जय हिंद।